अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है अब्दुल मुईस और इंशाल्लाह आज की क्लास के अंदर हम लोग कराची यूनिवर्सिटी का 2023 के पेपर में फिजिक्स के पोर्शन में जो सवालात पूछे गए हैं उसको हम लोग जो है वो इंशाल्लाह आज की क्लास में डील कर रहे होंगे। ठीक है ना। अपने अपने बुक्स निकालने, अपने अपने नोट्स निकालने और अपने अपने पेन निकालने और इंशाल्लाह विदाउट एनी डिले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 या क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में वो बेसिकली आपसे वाली बात पूछ रहे हैं कि इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड इट हैज बोथ सेंटीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन देन इट्स स्पीड विल बी। देखो आपके पास ना जो सर्कुलर मोशन में आपके पास दो बड़े कॉन्सेप्ट हैं। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपके पास जो कोई भी बॉडी है जब वो एक सर्कल में रोटेट करती है ना, ठीक है, तो उसकी जो आपके पास लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज होती है। क्या चेंज होती है? लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है जब कोई बॉडी एक अदद सर्कल में रोटेट करती है और वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है। ठीक है, तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है जिसकी वजह से बॉडी के पास जो है वो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन आता है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं कर रही, वो जो बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। जब भी आपके पास कोई भी बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगी तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होगी और लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। ठीक है, तो जब भी कोई भी बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगी तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होगी और लीनियर वेलोसिटी का आपके पास जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज होगा। उसी को बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं, फिर बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन आएगा और उस एक्सीलरेशन को हम लोग कह रहे होंगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो अगर आपने जो है वो नेट एक्सीलरेशन मालूम करना हो तो नेट एक्सीलरेशन के लिए आपके पास फॉर्मूला है, दैट इज ए इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस का ए टी स्क्वायर। ये नेट एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। और हमेशा वाली बात याद रखिएगा कि आपके पास सेंटीपिटल एक्सीलरेशन और आपके पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब देखो वो बेसिकली आपसे कह रहे हैं कि मुझे बताओ कि आप जो है उस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम लोग स्पीड कहते हैं, ठीक है, तो उस बॉडी की जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? वो इंक्रीज होगा, वो डिक्रीज होगा, वो आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा या रिमेन कांस्टेंट होगा? तो देखो हमेशा वाली बात याद रखना कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। आई सेड इट अगेन, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन आएगा। ठीक है, या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो बॉडी के अंदर जो है वो एक्सीलरेशन आएगा। अब अगर आपके पास लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है और साथ साथ आपके पास लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या फिर बॉडी की स्पीड वो भी चेंज हो रही है तो बॉडी के पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा। ठीक है, अब बॉडी की जो स्पीड है वो हो सकता है कि बॉडी की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही हो। ठीक है, पहले सेकंड में 0 थी, दूसरे सेकंड में मिसाल के तौर पे 5 हो गई, तीसरे सेकंड में मिसाल के तौर पे 10 हो गई, चौथे सेकंड में मिसाल के तौर पे 20 हो गई। तो बॉडी की स्पीड हर एक सेकंड में इंक्रीज हो रही है तो बॉडी के पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा। लेकिन मिसाल के तौर पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई भी जो बॉडी है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही थी और उसकी स्पीड जो है वो कम हो रही है। मिसाल के तौर पे 0 सेकंड पे उसकी जो स्पीड थी वो मिसाल के तौर पे आपके पास थी 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब जैसे ही पहला सेकंड हुआ उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया 40 मीटर पर सेकंड। जैसे ही दूसरा सेकंड हुआ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया 30 मीटर पर सेकंड। यानी कि आपके पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ेगा या फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा तो बॉडी के पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा ही आएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड अगर बढ़ेगी या फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या फिर स्पीड कम होगी तो बॉडी के पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में बेसिकली जो है वो आपको ये वाली बात कह रहे हैं कि आपके पास एक सोर्स है और वो जो सोर्स है वो आपके पास एक इलेक्ट्रिकल मोटर है, कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 2000 न्यूटन थ्रू अ हाइट ऑफ 10 मीटर इन 20 सेकंड्स। व्हाट इज द पावर ऑफ मोटर? ये सवाल आपसे लिया गया है वर्क, पावर एंड एनर्जी के चैप्टर में से। ठीक है, तो आपको वेट कितना गिवन है? हमेशा जब भी न्यूमेरिकल आएगा सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि उसका डाटा बनाना है। पहले डाटा बनाने से बहुत सारी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाती है। ठीक है, तो आपके पास जो बॉडी का वेट है, वेट कितना है? वेट है आपके पास 1000 न्यूटन। ठीक है, सॉरी 2000 न्यूटन है, सॉरी। आपके पास बॉडी का जो वेट है वो है 2000 न्यूटन। बॉडी की जो हाइट है या फिर बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? वो है 10 मीटर। और उसका जो टाइम है वो है 20 सेकंड। आपने जो है वो बेसिकली पावर पता लगाने की पावर क्या होगी। बेसिकली पावर का हमारे पास फॉर्मूला है। पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर का हमारे पास फॉर्मूला दैट इज पी इक्वल्स टू डब्ल्यू ओवर टी। ये डब्ल्यू मेरा बेटा जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये वेट नहीं है, ये डब्ल्यू हमारे पास वर्क है यहाँ पे। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला ओपन होगा और बनेगा हमारे पास एफ डी अपॉन टी।
अब आपके पास जो फ़ोर्स है वो भी गिवन है। सर फ़ोर्स हमें कहाँ गिवन है? ये जो बेटा मेरा बेटा यहाँ पे जो आपको वेट गिवन है, ये वेट, ये वेट ही बेसिकली आपके पास फ़ोर्स है, ठीक है? बेसिकली वेट क्या है? वेट आपके पास ना एक ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है जो कि अर्थ अप्लाई करता है आप लोगों के ऊपर और मेरे ऊपर, और अर्थ ये चाहता है कि वो आपको अपने सेंटर की तरफ खींचे। और वाक़ई अगर आप जो है वो अर्थ के सेंटर पे आ जाते हैं तो आपका वेट 0 हो जाता है, ठीक है? पहली बात याद रखना। जब आपका वेट 0 हो जाएगा तो आपके पास जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी 0 हो जाएगी एट सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर, ठीक है? सो P इक्वल्स टू एफ डी अपॉन टी। एफ की वैल्यू जो है उसने आपको गिवन की हुई है 2000, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 2000 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू उसने गिवन की हुई है 10 और टाइम की वैल्यू उसने गिवन की हुई है आपको 20। टी जो है वो बड़ा यहाँ पे भयानक लग रहा है, तो उसको हम जो है मिटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 10। ठीक है। अब आपके पास जो है ये बन जाएगा, आपके पास 0 से 0 मर जाएगा और आपके बन जाएगा 2 1 जा 2, और ये आपके पास बच जाएगा 2 5 जा 10। तो यानी कि ये आपके पास आ गया 200 मल्टीप्लाई बाय 5। जब 200 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आके वो बन जाएगा 1000। तो इसका जो यूनिट मैग्नीट्यूड है या फिर पावर का जो आपके पास आंसर आया वो कितना आया? आपके पास आया 1000 वाट। 10 वाट 1000 वाट, ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में बेसिकली जो है वो आपको ये वाली बात कह रहा है कि भाई आपके पास टू बॉडीज है और दोनों बॉडीज को आपने जो लॉन्च किया है वो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर लॉन्च किया है और उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो सेम था, ठीक है? एंड दे हैड सेम रेंज, द एंगल शुड बी। देखो बेसिकली आपके पास ना ये प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन लिया गया है। प्रोजेक्टाइल मोशन में ना आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम लोग कह रहे होते हैं ऑप्टिमम एंगल। क्या कह रहे होते हैं? उसको हम लोग कह रहे होते हैं ऑप्टिमम एंगल। ऑप्टिमम एंगल से मुराद क्या होती है? ऑप्टिमम एंगल से मुराद ये होती है कि भाई आप क्या करो, आपके पास दो एंगल्स हैं, ठीक है? हमेशा दो एंगल्स होंगे, ठीक है? आप क्या करो, आपके पास दो एंगल्स हैं, दोनों एंगल्स को ऐड कर दो। दैट इज थीटा वन और थीटा टू। एंगल को हम थीटा कहते हैं, एंगल को कुछ और भी कह सकते हैं, अल्फा बीटा गामा, मेरा नाम भी कह सकते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड क्या बनाते हैं? थीटा बनाते हैं, ठीक है? ये सिंबल है बेसिकली। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वो ये कहता है कि भाई अगर आपके पास दो एंगल्स हैं और अगर आपने क्या किया, आपने इन दोनों एंगल्स की वैल्यूज को ऐड करा, और जब आपने इन दोनों एंगल की वैल्यूज को ऐड करा और अगर आपके पास आंसर 90 डिग्री आ गया, तो आपके पास जो है उन दोनों एंगल्स की जो रेंज होगी वो सेम होगी, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त क्या है? वो शर्त यह है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। क्योंकि आपके पास जो रेंज का फॉर्मूला है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ये आपके पास रेंज का फॉर्मूला है। रेंज के फॉर्मूले में आपके पास जो है वेलोसिटी आती है। तो अगर आपने जो है वो दोनों एंगल्स की जो रेंज है, अगर आपने वो सेम करनी है तो आपने वेलोसिटी दोनों को सेम देनी होगी, ठीक है? जब आपने उन दोनों को वेलोसिटी सेम देनी होगी तो अगर उन दोनों के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को अगर आप ऐड करेंगे तो अगर आपके पास आंसर 90 डिग्री आ जाए तो उन दोनों की रेंज सेम हो जाएगी। हमेशा वाली बात याद रखना। तो आपने ऑप्शंस में से वो ऑप्शंस ढूंढने हैं कि अगर हम दोनों उन दोनों ऑप्शंस को या फिर इन दोनों चॉइसेस को अगर हम लोग ऐड करें और ऐड करने के बाद अगर हमारे पास आंसर 90 डिग्री आ जाए तो हमारे पास रेंज सेम हो जाएगी, ठीक है? और एक और पास पेपर्स का एमसीक्यूज है, वो क्या है कि आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हाइट के बराबर कब होगी? तो आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो मैक्सिमम हाइट के बराबर होगी 76 डिग्री के ऊपर, ठीक है? तो ना आपके पास जो ऑप्शन है वो है 45 डिग्री और 30 डिग्री। अगर मैं 45 डिग्री को और 30 डिग्री को आपस में प्लस करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 75 डिग्री, ठीक है? तो 75 डिग्री इज नॉट अ ऑप्टिमम एंगल, ठीक है? मेरे पास जो ऑप्शन बी है वो है 70 डिग्री और 30 डिग्री। 70 प्लस 30 जो है वो आपके पास होगा 100, विच इज ऑल्सो जो है वो नॉट करेक्ट। अब आपके पास ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में आपको कह रहा है 70 डिग्री और 20 डिग्री। अगर मैं 70 डिग्री और 20 डिग्री को ऐड करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 90 डिग्री। यानी कि ये वो ऑप्शन है और ये वो एंगल की वैल्यूज हैं कि अगर मैं उन दोनों बॉडीज को इतने एंगल पे लॉन्च कराऊं, एक को 70 पे कराऊं, एक को 20 पे कराऊं, और दोनों की वेलोसिटीज को अगर मैं कांस्टेंट रखूं तो मेरे पास जो रेंज आएगी वो सेम आएगी, ठीक है? तो 70 डिग्री और 20 डिग्री इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 जो है बेसिकली आपको कह रहा है कि भाई आपके पास जो है ट्रैक जो फॉर्म होता है विल्सन क्लाउड चैम्बर का बीटा पार्टिकल की मदद से, वो कैसा होता है? देखो आपके पास विल्सन क्लाउड चैम्बर में क्या होता है कि आपके पास एक कंटेनर है या आपके पास एक बर्तन है, आपके पास एक वेसल है या आपके पास एक चैम्बर है, ठीक है? ये चैम्बर वो गन वाला चैम्बर नहीं है, एक चैम्बर है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना आपके पास एक गैस होती है, वो गैस आपके पास अल्कोहल भी हो सकती है, वाटर वेपर्स भी हो सकते हैं, एयर भी हो सकती है।
अब वो जो उसके अंदर जो वेपर्स है, उसके अंदर हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो है, जब वो मूव होते हैं ना तो वेपर्स से कोलाइड होते हैं, ठीक है। फिर वो आपके पास जो है वो एक ट्रैक अप्लाई कर लेते हैं, फिर अल्फा बीटा की फॉर्मेशन हो जाती है। तो देयर इज अ लॉन्ग स्टोरी बिहाइंड इट, ठीक है। सो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपके पास विल्सन क्लाउड चैम्बर में जो ट्रैक बनते हैं वो दो तरह के बनते हैं। कौन कौन से? एक बनता है आपके पास अल्फा पार्टिकल का ट्रैक, अल्फा पार्टिकल का ट्रैक, और एक बनता है आपके पास बीटा पार्टिकल का ट्रैक। देखो आपके पास जो अल्फा पार्टिकल का ट्रैक होगा ना, वो आपके पास होगा थिक, थिक मतलब बोले तो मोटा होगा, और आपके पास होगा स्ट्रेट, यानी कि वो कंटिन्यूअस मैनर में आ रहा होगा। और आपके पास बीटा पार्टिकल, आपके पास जो बीटा पार्टिकल का ट्रैक होगा ना, वो होगा थिन, और वो होगा वीक, या फिर वो होगा डिसकंटिन्यूअस, या फिर वो होगा विस्पी, ठीक है। वीक, डिसकंटिन्यूअस एक ही बात है, ब्रोकन एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपके पास जो था बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट था। तो अब हमने जो है ऑप्शन में से वो ऑप्शन ढूंढने हैं जिसमें बीटा पार्टिकल का जो ट्रैक आएगा वो थिन आएगा, और उसके साथ लिखा हुआ होगा ब्रोकन, या फिर उसके साथ लिखा हुआ होगा डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो वो ढूंढना है। तो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए, थिन एंड ब्रोकन लाइन, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है थिक एंड कंटिन्यूअस लाइन, ये आपके पास अल्फा पार्टिकल का जो है वो पाथ है। ये आपके पास किसका पाथ है? ये आपके पास जो है वो अल्फा पार्टिकल का पाथ है। क्वेश्चन नंबर डी, अ थिक एंड ब्रोकन लाइन, ये तो उल्टा ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में बेसिकली जो है वो आपको कह रहे हैं कि भाई हमारे पास, मुझे बताओ कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है ना, वो पहले तो पहली बात पता होनी चाहिए कि स्पीड ऑफ साउंड किसके ऊपर डिपेंड करती है। आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है ना, वो किसी भी मटेरियल की जो है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करती है, और इनिशियल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करती है, दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। तीसरी चीज किसके ऊपर करती है? टेम्परेचर के ऊपर करती है, ठीक है। चौथी चीज किसके ऊपर करती है? डेंसिटी, जो कि इनिशियल प्रॉपर्टी में आती है, उसके ऊपर करती है, ठीक है। पांचवी चीज करती है ह्यूमिडिटी के ऊपर, ठीक है। आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड वेव जो डिपेंड नहीं करती ना, इट इज नॉट डिपेंड अपॉन, इट इज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर। आपके पास जो है वो प्रेशर के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है वो कभी भी डिपेंड नहीं करती, वो उसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, इफ अ बॉडी ऑफ मास m is suspended by a string and the string is not in motion, the magnitude in the tension string is। अब मिसाल के तौर पे ये क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 66 है, और क्वेश्चन नंबर 66 में ना मिसाल के तौर पे ये आपके पास जो है ये कोई एक फिक्स सपोर्ट है, ठीक है। ये फिक्स सपोर्ट है, और यहाँ पे ना आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है, ये इस स्ट्रिंग के साथ आपने यूं मास जो है वो लटकाया हुआ है, और मास का जो मास है, ठीक है सॉरी, मास का जो वेट है वो बेसिकली आपके पास जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ऐसे, और वेट किसके बराबर होता है? W इक्वल्स टू mg। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो ये स्ट्रिंग है ये टूट क्यों नहीं रहा, तो यकीनन जो है वो इस स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन प्रोड्यूस हो गई है, ठीक है, जो इस वेट को बैलेंस कर रही है, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो स्ट्रिंग नहीं टूट रहा। तो ये बन गया आपके पास T इक्वल्स टू mg। अब स्ट्रिंग जो है वो आपके पास नॉट इन मोशन है। अब भाई स्ट्रिंग अगर आपके पास नॉट इन मोशन है ना, तो उसका मतलब ये है कि टेंशन टी इक्वल्स टू एम जी लग रही होगी। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रिंग मोशन में आ गया, फिर क्या करूंगा सर? फिर आपके पास ना एक कैविटेशन के अंदर एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं वेट, ठीक है। तो फिर वेट वाले सवालात वो आप लोगों से पूछेगा, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू एम जी इज द राइट आंसर। नाउ द स्पीड ऑफ साउंड वेव एट अ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। अब आपके पास सिनेरियो क्या है? अब आपके पास सिनेरियो जो है वो यहाँ पर ये है कि आपने ना, मैंने बताया था कि आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड वेव है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। अब आप लोगों ने जो टेम्परेचर का फॉर्मूला पढ़ा है ना, वो पढ़ा है V1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू अंडर रूट T1 अपॉन T2। ये आप लोगों ने जो है वो इसका फॉर्मूला पढ़ा है। अब ये जो सवाल है वो इससे हम लोग आसानी सॉल्व कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इस सवाल को हम लोग इससे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने सवाल को इससे सॉल्व किया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सवाल हमारे 5-10 मिनट ले लेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये एमडी कैट ने पूछा गया हुआ एक क्वेश्चन है, और एमडी कैट ने पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये था कि भाई मुझे पता है ये वाली चीज की वेलोसिटी और साउंड वेव जो है ना वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। अब मुझे आप सिर्फ इतनी बात बता दीजिए कि अगर मैं टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा करूं, अगर मैं टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा करूं, तो मुझे बताओ
कि वेलोसिटी ऑफ साउंड में कितना इंक्रीमेंट आएगा। तो वाली बात याद रखिएगा कि अगर आप जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव में जो आपके पास अमल दखल आता है वो 0.61 मीटर पर सेकंड का आता है, ठीक है, हमेशा। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर में 30 डिग्री सेल्सियस का इजाफा करूं तो मुझे बताओ कि आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव में कितना असर आएगा। तो यहाँ पे लिख दो आप 30 डिग्री सेल्सियस और 0.61 को मल्टीप्लाई करा दो 30 से। सर क्या 30 को हम लोग केल्विन में कन्वर्ट नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे? इसी वजह से नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास डिवीजन ऑफ सेल्सियस बराबर होते हैं डिवीजन ऑफ केल्विन के, ठीक है। तो 0.61 को हमने जो है वो मल्टीप्लाई करना है 30 से, जो कि हम नहीं करेंगे, हम एंड में करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई का काम हम लोग एंड के अंदर करेंगे। जो आपके पास आंसर आएगा वो बनेगा मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर आपके पास जो है, अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड वेव है, ठीक है, वो 0.61 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है, तो अगर आप 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव कितना इंक्रीज होगी? तो 0.61 मल्टीप्लाई बाय 30 है, ठीक है। तो 0.61 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से तो आपके पास इतना इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब बेसिकली आपके पास जो है इसका ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अब बेसिकली जो है आप लोग एक फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है और वो होता है हमारे पास VT इक्वल्स टू 332 प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाय 30, या फिर इसको हम लोग टी कह देते हैं आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आपको शॉर्ट ट्रिक भी याद हो और सवाल आए तो आप लोग कर सको, ठीक है। टी की जगह पे आप बेसिकली वो टेम्परेचर पुट करोगे तो बन जाएगा आपके पास 332 प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाय 30। अब 0.61 को आपने जो है वो 30 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे? तो बनेगा 332 प्लस 0.61, सॉरी सॉरी 0.61, ये 30 है ना, 30 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो 30 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3 × 10, कोई बुराई नहीं है भाई, ठीक है। अब क्या करो कि भाई 0.61 को 10 से पहले मल्टीप्लाई करो, फिर बन जाएगा 332 प्लस 6.1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब आप 6.1 को 3 से मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है। जब आप 6.1 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आके बनेगा 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 3 सा कितना होगा? 6 3 से आपके पास होगा 18, और क्योंकि 0.1 भी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने 3 दफा मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो आप जो है 18 के अंदर 3 बार 1 ऐड करोगे तो बनेगा 18.3। तो यानी कि ये आपके पास बन गया 332 प्लस 18.3, ठीक है। अब आपने 332 को प्लस करना है 18.3 से, जो कि आके वो बनेगा 340। 340 प्लस 10 कितना बनेगा? 350, यानी कि 350.3। तो 350.3 जो है वो आपके पास इंक्रीज हो जाएगी साउंड वेव की वेलोसिटी। कहाँ है 350, कहाँ है? अल्हम्दुलिल्लाह, देखो ये देखो एग्जामिनर इतना चालाक है कि उसको पता है कि 332 वाला जो है ऑप्शन वो बच्चे टिक कर सकते हैं, तो उसने जानबूझ के दिया है, ठीक है। 332, 135, 340, 350, ये रहा 350 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 या क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 था ना ये। चलो तरतीब आगे पीछे हो गई होगी। अच्छा मैं तो मैंने यहाँ पे तो ये तरतीब आगे पीछे रख दी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है बेसिकली आपको कह रहा है कि आपके पास द फ्रिंज स्पेसिंग इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग। अब आपके पास फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या है? आपके पास जो फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला है वो आपके पास होता है डेल्टा वाई इक्वल्स टू लैम्डा एल ओवर डी। ये आपके पास जो है वो फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला है। अब क्योंकि ये जो सवाल है वो आपसे डबल स्लिट से लिया गया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये डबल स्लिट से मुराद है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उसके अंदर फ्रिंज स्पेसिंग का आपके पास जो है वो यही फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब आपको वाली बात नजर आ रही है कि डेल्टा वाई फ्रिंज स्पेसिंग है, लैम्डा वेवलेंथ है, एल हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन है, एंड डी हमारे पास जो है वो स्लिट्स की सेपरेशन है। हमें वाली चीज पता है कि भाई हमारे पास जो फ्रिंज स्पेसिंग है, ठीक है, वो वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन यानी कि एल, इसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है। और हमारे पास जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो द डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है। यानी कि अगर मैं जो हूँ एक काम ये कर सकता हूँ कि अगर मुझे जो है वो डेल्टा वाई यानी कि फ्रिंज स्पेसिंग को इंक्रीज करना
करना है, अगर मुझे डेल्टा वाई फ्रिंज स्पेसिंग को इंक्रीज करना है, तो मुझे वेवलेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर मुझे वेवलेंथ इंक्रीज अगर मैं ना करूं, तो मुझे जो है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्किन वो इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर मैं काम ये भी कर सकता हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट सेपरेशन जो है उसको कम कर दूं। अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट सेपरेशन जो है मैं उसको कम कर दूंगा, तो मेरे पास जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो बस अब ऑप्शन में आपके पास जो सवाल है वो फिर मार्क हो गया। द फ्रिंज स्पेसिंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग, नहीं, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो जब आपके पास जो है जब वो इंक्रीज की जाएगी ना, फिर आपके पास जो है वो फ्रिंज स्पेसिंग इंक्रीज हो जाएगी। विथ ऑफ सिलिट्स, अच्छा, सिलिट सेपरेशन, हाँ, आप जो है अगर सेपरेशन ऑफ सिलिट्स को जो है अगर आप डिक्रीज करते हैं, तो आपके पास जो है वो फ्रिंज स्पेसिंग इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर सी। बाकी विद ऑफ स्लिट से आप लोग कंफ्यूज ना हो, विद ऑफ स्लिट से बेसिकली आपको वो कह रहे हैं चौड़ाई, उसकी चौड़ाई कितनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 में बेसिकली जो है वो आपको कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ परफेक्ट गैस। देखो परफेक्ट गैस को ना हम लोग आइडियल गैस भी कह रहे होते हैं, परफेक्ट गैस को हम लोग जो है वो आइडियल गैस का नाम भी दे रहे होते हैं। अब आपके पास हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस का, वो क्या होता है, वो आपके पास होता है के डॉट ई इक्वल्स टू 3/2 kT। के जो है वो बेसिकली आपके पास होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी आपके पास जो है वो टेम्परेचर होता है, और ये टेम्परेचर है ना, ये आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। बच्चे जो है वो अभी तक काफी ज्यादा जो है परेशान है कि सर मुझे पता ही नहीं होता कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, सर मुझे पता ही नहीं है कि एब्सोल्यूट जीरो क्या है, सर ये क्या दोनों एक चीज है क्या, सर ये क्या दोनों अलग अलग चीज है, सर मेरा जो है मुझे समझ नहीं आता कि सर ये दोनों क्या क्या है। देखो आपके पास कोई भी जो टेम्परेचर है, हमेशा याद रखना, आपके पास कोई भी टेम्परेचर अगर वो मेजर्ड हो रहा है इन केल्विन में, तो उसको बेसिकली हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आपके पास टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो यूनिट्स है, ठीक है। पहला यूनिट जो है वो सेल्सियस है, दूसरा यूनिट आपके पास फारेनहाइट है, और तीसरा यूनिट आपके पास केल्विन है, ठीक है। तो अगर आपके पास जो टेम्परेचर है अगर वो मेजर्ड हो रहा है केल्विन के अंदर, तो उस टेम्परेचर को हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। अब सर ये एब्सोल्यूट जीरो क्या भला होती है। देखो एब्सोल्यूट जीरो बेसिकली आपके पास जो है ना वो ये मुराद है कि अगर आपने कोई भी टेम्परेचर मेजर करा और उस टेम्परेचर की वैल्यू जीरो आ जाए, तो उसको एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, ठीक है। लेकिन केल्विन में मेजर होना चाहिए वो, ठीक है। आपने कोई भी टेम्परेचर मेजर करा केल्विन में, और केल्विन में उसका आंसर आ गया जीरो, तो उसको कहेंगे हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है या फिर आपके पास जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इधर जो बेसिकली हम लोग गैसेस का मोशन लेते हैं ना, वो ट्रांसलेशनल लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग जो है वो उसकी मोमेंटम वगैरह के इक्वेशन से डिराइव करते हैं, एंड देन प्रेशर मालूम कर लेते हैं। तो आपके पास जो है क्या होगा, क्या होना चाहिए आंसर, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। Question number 70. Two equal charges each of 1 coulomb are held 1 meter apart in a free space exert a force of, यानी कि अगर आपके पास जो है वो दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस की आपके पास जो वैल्यूज हैं वो सेम है, ठीक है। और उन दोनों चार्जेस को जो आपने रखा हुआ है, वो जो रखा हुआ है वो भी 1 मीटर के फासले के ऊपर रखा हुआ है, तो भाई आप जो है काइंडली ये बता दें कि कूलम्स लॉ के मुताबिक जो है वो फोर्स क्या होगी। देखो कूलम्स का जो लॉ है ना बेसिकली वो ओबे करता है इनवर्स स्क्वायर रिलेशन को। सर ये इनवर्स स्क्वायर रिलेशन, सर इतनी मुश्किल मुश्किल टर्म, सर ये क्या टर्म्स हैं, तो आ जाओ, एफ इक्वल्स टू के क्यू 1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये जो बेटा मेरा बेटा जो नीचे आर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसका बेसिकली मतलब ये है इनवर्स स्क्वायर रिलेशन का अच्छे जुबान में जो है मतलब ये है कि आपके पास जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, और इनवर्स में, तो बन गया इनवर्स स्क्वायर रिलेशन, ठीक है। अब आपके पास जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास जो चार्जेस की वैल्यूज है वो भी वन है, आपके पास जो डिस्टेंस की वैल्यूज है वो भी वन है, ठीक है। तो आपके पास एफ की क्या वैल्यू होनी चाहिए, अभी जो के है ना, के ये बेसिकली के जो है वो आपके पास कहला रहा होता है कूलम्स का कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू एयर में होती है 9 × 10⁻⁹ ठीक है। सो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपके पास बनेगी एफ इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹ ×1 और वो 1 का स्क्वायर। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास आ रहा होगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। अच्छा मैं एक चीज आप लोगों को बता रहा था कि भाई आपके पास जो कूलम्स का जो लॉ है, आपके पास जो कूलम्स का जो लॉ है, ठीक है, वो इनवर्स स्क्वायर रिलेशन को भी करते हैं, और आपके पास जो कूलम्स का लॉ है ना बेसिकली वो आपके पास जो है वो रिपल्जन और अट्रैक्शन दोनों की बात करता है, ठीक है।
और आपके पास जो ग्रेविटेशन लॉ है, जो कि न्यूटन भाई का लॉ है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ अट्रैक्शन की बात करता है बस। और किसी चीज की बात नहीं करता वो, ठीक है, रिपल्जन की बात नहीं करता वो, सिर्फ अट्रैक्शन की बात करता है। तो आपके पास जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 9 × 10⁻⁹ ये रहा, 9 × 10⁻⁹ मीटर। क्वेश्चन नंबर 71 या फिर क्वेश्चन नंबर 11, वो आपसे कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है, इफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 90 सेंटीमीटर, FO 90 सेंटीमीटर, एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस 10 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप विल बी। देखो, मैं एक पास पेपर का क्वेश्चन पढ़ रहा था, और पास पेपर क्वेश्चन में क्या खूबसूरत उसने कॉन्सेप्ट पूछा। उसने जो है वो एक चीज बच्चे से पूछी कि भाई मुझे बताओ कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आपको जो फाइनल इमेज मिलती है, वो मिलती है आपके पास इन्वर्टेड। मुझे बताओ कि इन गिवन ऑप्शंस में से आपके पास कौन सा जो अपरेटस है वो इरेक्ट इमेज बना के देता है। बच्चे से उसने सवाल पूछ लिया, तो इसका आंसर था आपके पास जो है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और आपके पास टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में सिर्फ एक चीज का फर्क है, और भी एक और चीज का फर्क है, लेकिन मेजोरिटी जो आपके पास जो डिफरेंस है वो ये है कि बेसिकली आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फाइनल इमेज बनती है इन्वर्टेड, ठीक है, और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में आपके पास फाइनल इमेज बनती है इरेक्ट, ठीक है। जब हम वो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको जो है हम बता देंगे। तो आपके पास बनेगा FO इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर, FE है 10 सेंटीमीटर। आपने लेंथ मालूम करनी है, लेंथ क्या होगी, तो लेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वो होता है L इक्वल्स टू FO प्लस का FE। FO कितना है, FO है 90, FE कितना है, FE है 10, तो 90 प्लस 10 कितना होगा, 90 प्लस 10 होगा आपके पास 100 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास जो है वो 100 सेंटीमीटर की ट्यूब की लेंथ है, या फिर 1 मीटर की ट्यूब की लेंथ है, ठीक है। तो उसका है 100 सेंटीमीटर है, वाह ये रहा। B71 का आंसर है 100 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, द एटॉमिक नंबर ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज इंक्रीज बाय द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, नेगेटिव बीटा पार्टिकल, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, गैमा रेज, ठीक है। अब वो आपसे कहना है कि आपके पास जो है कोई भी एलिमेंट जो है वो मर रहा है, ठीक है। इससे मुराद है कि कोई भी एलिमेंट का जो आपके पास एटॉमिक मास नंबर है, या फिर कोई भी एलिमेंट का जो आपके पास एटॉमिक चार्ज नंबर है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो आपके पास हो रहा है कम, ठीक है। और जब वो आपके पास जो है वो कम हो रहा है, तो मुझे बताओ कि इनमें से जो है वो आपके पास क्या कौन सा डीके होगा। अब उसने जो है वो बेसिकली आपको जो है वाली बात लिख के दी हुई है, दैट इज इंक्रीजिंग atomic number of radioactive element is increasing by the emission of। इनमें से कौन सा आपके पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो कौन सा डीके इसके अंदर होगा। देखो, आपके पास दो तरह के डीकेज होते हैं, वैसे तो तीन तरह के हैं, एक अल्फा डीके, बीटा पॉजिटिव डीके और बीटा नेगेटिव डीके। अल्फा डीके के अंदर आपके पास जो एटॉमिक चार्ज नंबर है वो 2 टाइम्स कम हो जाता है। बीटा पॉजिटिव डिके के अंदर आपके पास जो एटॉमिक चार्ज नंबर है वो डिक्रीज कर जाता है 1, और नेगेटिव बीटा डिके में आपके पास जो एटॉमिक चार्ज नंबर है वो इंक्रीज कर जाता है 1। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है नेगेटिव बीटा डिके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में बेसिकली जो है वो आपको वाली बात कह रहे हैं कि भाई मेरे पास एक मास है 3 किलो का, लाइज ऑन अ सरफेस ऑफ अ टेबल 2 मीटर हाई, इट इज मूव्ड अलोंग द टेबल सरफेस बाय 4 मीटर, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी। अब ये जो सवाल है, ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन उसने जो है वो आप लोगों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 में बेसिकली वो आपको ये वाली बात कह रहे थे कि आपके पास एक बॉडी है जिसका मास 3 किलोग्राम है, वो लाई कर रही है एक सरफेस ऑफ अ टेबल के ऊपर जो कि 2 मीटर हाई है। अगर हम उसको जो है मूव कराएं अलोंग द टेबल सरफेस बाय 4 मीटर, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी। अब वो आपसे कह रहे हैं कि आप जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज मालूम करके बताइए। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से भी डोनेट करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जो है वो पी डॉट ई से भी डोनेट करते हैं, तो हम आपको पी डॉट ई से डोनेट करना बताते हैं। अब क्योंकि वो चेंज मालूम करने के लिए कह रहे हैं, तो बनेगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि P2 माइनस P1, ठीक है। तो आपने P2 को माइनस कर देना है P1 से, जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास क्या है, वो आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब बेसिकली क्या है कि आपके पास एक ब्लॉक है जो कि मास का 3 किलोग्राम था, उसको जो है वो सरफेस ऑफ अ टेबल के ऊपर रखा गया 2 मीटर हाई है। तो यानी कि उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का आपके पास फॉर्मूला होता है दैट इज पी डॉट ई इक्वल्स टू एम जी एच। एम कितना गिवन है 3, जी की वैल्यू 10 और एच की वैल्यू 2। तो फिर आपके पास बनेगा 3 टू 6, और 6 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा 60 जूल।
ठीक है। अब देखो ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि हमेशा वाली बात याद रखना, जब आप हमेशा अर्थ की सरफेस से या फिर किसी भी फील्ड से अगेंस्ट जाते हैं, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ती है हमेशा, ठीक है। चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो या चाहे वो आपके पास वर्क पावर एंड एनर्जी हो, जब भी आप जो है किसी भी फील्ड के अगेंस्ट में जाएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। अब वो आपको यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ तक ना वो आपको आपसे सही बात कर रहे हैं, लेकिन इसके आगे की जो बात है ना ये वाली, इट इज मूव अलोंग अ टेबल सरफेस बाय 4 मीटर, यानी कि एक टेबल के ऊपर उस आपने जो है किसी भी मास को रखा और आप उस टेबल पे ही उसी मास को डिस्प्लेस कर रहे हो, यानी कि उस टेबल से ऊपर आप जा ही नहीं रहे। तो जब आप उस टेबल से ऊपर नहीं जा रहे, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी तो वही होगी ना जो पहले वहीं पे रखी हुई थी, ठीक है। तो आपके पास पी डॉट ई जो है वो 60 जूल होगा, तो यानी कि आपके पास पी डॉट ई वन और पी डॉट ई टू, इनकी वैल्यू कितनी होगी, इनकी वैल्यू आपके पास होगी 60 जूल। क्योंकि भाई आप क्या कर रहे हो, आप उस टेबल से ऊपर जा ही नहीं रहे, आप उस टेबल में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस कर रहे हो। तो जब आप उस टेबल में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस कर रहे हो और फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर ही नहीं रहे, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी ही नहीं। तो जो आपके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वही आपके पास क्या होगी, वो आपके पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जो है वो होगी। तो आपके पास जो है बेसिकली यहाँ पे बन जाएगा डेल्टा पी डॉट ई इक्वल्स टू पी टू माइनस पी वन। पी टू की वैल्यू भी 60 है और पी वन की वैल्यू भी 60 है, 60 से इंतकाल कर जाएंगे और आके वो बन जाएगा 0 जूल। यानी कि आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, वो आपके पास होगी 0 जूल। ये रहा, ये गलत लिखा हुआ है, 0 जूल, यूनिट भी लिखना चाहिए, ठीक है। नाउ अब नीचे क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में बेसिकली आपको कहना है कि इफ अ करंट पासिंग थ्रू अ वायर हेल्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डबल, द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर विल बी। अब ये बेसिकली आपके पास जो सवाल है ये लिया गया है आपके फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर से। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है एफ इक्वल्स टू बी आई एल या फिर बिल साइन थीटा। जब भी कोई कंडक्टर जो है वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, वो कितनी फोर्स उस कंडक्टर के ऊपर अप्लाई करेगी, तो इतनी करेगी एफ इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। और मैग्नेटिक फोर्स का जो यहाँ पे नेचर होगा ना वो कंप्रेसिंग नेचर होगा, ठीक है। कंडक्टर के केस के अंदर मैग्नेटिक फोर्स का जो नेचर होगा वो आपके पास कंप्रेसिव होगा, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, जिसकी वजह से वो जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कल में रोटेट होना शुरू कर देगा। इट इज टोटली डिपेंड अपॉन के वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्या एंगल है। लेकिन हम लोग एक आइडियल केस समझे तो इसके अंदर बेसिकली यही है कि आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कल में रोटेट होना शुरू कर देता है। जब आपके पास चार्ज पार्टिकल सर्कल में रोटेट होना शुरू कर देता है ना, ठीक है, तो उस वक्त आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड का या फिर मैग्नेटिक फोर्स का जो नेचर होता है वो होता है डिफ्लेक्टिंग। तो दोनों अलग अलग बातें, ठीक है। अब वो आपसे कह रहे हैं कि भाई हम एक कंडक्टर के अंदर से करंट गुजार रहे हैं, एक वायर है, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख लिया है, उसको हमने डबल कर लिया, यानी कि करंट की वैल्यू डबल कर ली है। तो आप मुझे बताओ कि फोर्स की क्या वैल्यू हो जाएगी। देखो बेसिकली आपके पास जो है फोर्स जो है ना वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर करंट बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, और अगर करंट कम होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, आपके पास कम हो जाएगा। तो करंट को आपने 2 टाइम्स बढ़ा दिया तो फोर्स भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास कहाँ गया डबल, हाफ, 6 टाइम, 4 टाइम्स, जेरा आपके पास जो फोर्स है वो भी डबल हो जाएगी, यानी कि 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ अ साउंड इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि वो आपको कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी जो है वो साउंड है, ठीक है, और उस साउंड का अगर हम लोग जो है वो टेम्परेचर चेंज कर लें, तो मुझे बताओ कि आपके पास जो है वो किस चीज का यहाँ पे चेंज आ रहा होगा। अब आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। और टेम्परेचर और वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो रिलेशन होता है वो स्क्वायर रूट या फिर अंडर रूट के अंदर होता है। अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम करोगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। जब आप टेम्परेचर को चेंज करोगे ना तो वेलोसिटी भी चेंज होगी और वेलोसिटी के साथ साथ वेवलेंथ भी चेंज हो रही होगी। बाकी फ्रीक्वेंसी हो या फिर एम्पलीट्यूड हो या फिर इंटेंसिटी हो, ठीक है, ये तीनों चीजें आपके पास चेंज नहीं होंगी। तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है आपके पास वेवलेंथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में बेसिकली आपको कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट engine is obtained by increasing the temperature of the cold and cold sink becoming other factors constant,
डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिंक एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर साइमल्टेनियसली, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 76 था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 या क्वेश्चन नंबर 76 में ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से आपके पास जो है वो टॉपिक लिया गया। अब इसके अंदर बेसिकली जो है वो सिनेरियो आपके पास ये होता है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला, और इसको हम लोग थर्मल एफिशिएंसी भी कह रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे हम लिखते हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने, मैं जो हूँ वो सेकंड ईयर के अंदर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग कर रहा हूँ एनईडी यूनिवर्सिटी से। तो हम लोगों ने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स पढ़ा, तो उसके अंदर हम लोगों ने इसको थर्मल एफिशिएंसी पढ़ा, ठीक है। तो हमारे पास का फॉर्मूला है वो है 1 - T2/T1 मल्टी अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि आपके पास जो थर्मल एफिशिएंसी है, या सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो एफिशिएंसी है कार्नोट इंजन की, वो टेम्परेचर ऑफ द टू रिजर्वायर्स के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो आप क्या करो, अगर आप ये चाहते हो कि आप अपनी जो एफिशिएंसी है, ठीक है, उसको इंक्रीज करो, तो इससे क्या होगा, इसमें बेसिकली आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला काम करना होगा कि आपने जो है वो कोई भी आपके पास जो ओके, तो आपके पास कोई भी जो आपके पास रिजर्वायर्स हैं, ठीक है, उनका क्या कहना है, उनका जो कोल्ड रिजर्वायर का या फिर लो रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है ना, आपके पास जो लो रिजर्वायर का टेम्परेचर है, उसको कम करें, उसको डिक्रीज करें, उसको डिक्रीज करते जाएं करते जाएं करते जाएं। और आपके पास जो हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर है, हॉट रिजर्वायर, उसको ये करें, उसको इंक्रीज करें। जब आप कोल्ड रिजर्वायर के टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगी और करेंगे सॉरी, और जब आप जो है वो हॉट रिजर्वायर के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो आपके पास क्या होगा, नतीजे में आपके पास जो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी है, ठीक है, वो बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपको इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द हॉट एंड कोल्ड सिंक simultaneously becoming other factors constant, okay, decreasing the temperature of the sink एंड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। हाँ, तो ऑप्शन बी जो है वो बेसिकली आपके पास राइट आंसर है कि आप क्या करें, आप कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर जो है, यानी कि सिंक, उसका टेम्परेचर आप कम कर दें, बहुत कम, यानी कि उसका टेम्परेचर माइनस में ले आए, -50 कर दें, -100 कर दें, कम कम करते जाएं। और हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएं, जितना मर्जी बढ़ाएं, तो आपके पास जो एफिशिएंसी है, ठीक है, कार्नोट इंजन की, वो क्या हो जाएगी, वो आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 77 वो आपको कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज, ये मैंने पहले ही तस्करा कर लिया कि अगर आपके पास कोई भी जो बॉडी है, ठीक है, अगर वो अर्थ के सेंटर के ऊपर आती है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो आपके पास जीरो हो जाती है। और इस पॉइंट पे आपके पास जो बॉडी का वेट है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आपके पास जो है वो जीरो हो जाएगा। तो ये रहा आपके पास 8, no 78, to replace a bright fringe by a next bright fringe in a Michelson interferometer, the movable mirror is moved through a distance equal to। अब बेसिकली क्या है, अब आपके पास जो है वो सिनेरियो यहाँ पर ये है कि आप ना क्या करते हो कि ये सवाल आपसे लिया गया है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, और आप सिनेरियो ये करते हो कि आप ना माइकलसन इंटरफेरो की स्टडी जब आप पढ़ते हो ना, तो आप बोलते हो कि भाई आपके पास जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, ये बेसिकली आपके पास एक ऐसा टूल है जिसके जरिए से हम लोग जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेजर कर सकते हैं। वैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कर सकते हैं, लेकिन हम वेवलेंथ ऑफ लाइट को बेसिकली उसके अंदर मेजर करते हैं। अब उसके अंदर सिनेरियो ये होता है कि कोई भी अगर वेव है, अगर वो इंटरफेरेंस कर रही है, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो या चाहे वो डिस्ट्रक्टिव हो, तो उसके लिए पाथ डिफरेंस का होना बड़ा लाजमी है। पाथ डिफरेंस से मुराद आपके पास ये है कि अगर आपके पास दो वेव्स हैं, या फिर आपके पास अगर दो रेज हैं, और पहली रे को अगर आप माइनस कर दें दूसरी रे से, तो अगर आपके पास जो है वो 0 लैम्डा है, या फिर 1 लैम्डा है, या फिर 2 लैम्डा है, या फिर 3 लैम्डा, इस तरह के अगर आपके पास जो है वो आंसर आ रहे हैं, तो आपके पास जो इंटरफेरेंस होगी वो कैसी होगी, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो है वो माइकलसन इंटरफेरोमीटर, यंग डबल स्लिट और डिफ्रैक्शन में चल सकती है, और एक्स सीरीज में चल सकती है बस। बाकी न्यूटन रिंग्स के अंदर और आपके पास इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स के अंदर ये उलट हो जाता है, ठीक है मामला। अब आपके पास अगर दो वेव को आप माइनस करें, यानी कि एक वेव 1 है, एक वेव नंबर 2 है, अगर आप उन दोनों वेव को माइनस करें, और माइनस करने के बाद अगर आपके पास आंसर आ रहा है 1/2, 3/2, 5/2, लैम्डा लैम्डा भी होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो है डबल स्लिट में, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में, और आपके पास एक और कॉन्सेप्ट है डिफ्लेक्शन में, और आपके पास एक्स रेज में, और आपके पास बस इनमें चल सकती है।
और न्यूटन रिंग्स में और आपके पास जो इंटरफेरेंस एंड थिन फिल्म में ये जो कंडीशन है ये उलट हो जाती है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव की जगह डिस्ट्रक्टिव आ जाएगा, डिस्ट्रक्टिव की जगह पे आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगा। अब आपने क्या किया जनाब, आपने बेसिकली जो है वाली बात करी कि आपने क्या करा, आपने दो वेव को आपस में माइनस कराया, और जब आपने जो है वो दो वेव को आपस में माइनस कराया तो आपके पास जो मूवेबल मिरर जो है वो मूव हुआ होगा, वो टोटल कितना मूव हुआ होगा। आपके पास जो मूवेबल मिरर जो मूव हुआ होगा ना, वो आपके पास पहली ब्राइट फ्रिंज के लिए आपके पास जो मूवेबल मिरर है वो आपके पास मूव हुआ होगा लैम्डा। लेकिन आप ये चाह रहे हो कि भाई मैं जो हूँ वो दूसरी वेव लेकर आऊं, मैं दूसरी ब्राइट फ्रिंज लेकर आऊं, तो मूवेबल मिरर को आप कितना मूव कराओगे? तो मूवेबल मिरर को आप जो मूव कराओगे ना, वो बेसिकली आप मूव कराओगे लैम्डा टू लैम्डा। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप जो है बेसिकली वो आप लेकर आए तीसरी ब्राइट फ्रिंज, तो आप मूवेबल मिरर को मूव कराएं थ्री लैम्डा। तो उसका जो आंसर है वो बेसिकली आपके पास क्या है, इसका आंसर आपके पास जो है वो टू लैम्डा यहाँ पे माना जाएगा। लैम्डा, टू लैम्डा एंड देन थ्री लैम्डा, ये बेसिकली आपके पास माइक्रोसेकंड इंटरफेरोमीटर में होता है। उसका बेसिकली आपका फॉर्मूला है दैट इज एस इक्वल्स टू एम लैम्डा अपॉन टू। अच्छा, ये सवाल ना आपसे ना दूसरी तरीके से पूछा जाता है। एक तो वो आपसे पूछेगा कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की आपके पास जो है वो कंडीशन क्या है, तो आप बोलोगे एम लैम्डा इक्वल टू टी साइन थीटा, या फिर आप बोलोगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो इट इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा। या फिर कभी-कभी आपको बोलेगा कि आपके पास जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, वो बेसिकली आपके पास इवन मल्टीप्लाई बाय लैम्डा बाय 2 भी होती है। ये भी आपके पास जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो है वो आपके पास एक अदद कंडीशन है। इवन मल्टीप्लाई बाय लैम्डा बाय 2, इवन से मुराद है आपके पास इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 16 इस तरह के बेसिकली आपके पास इवन नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करा लें लैम्डा बाय 2 से, तो आपके पास जो इंटरफेरेंस मिलेगा वो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है बेसिकली आपके पास ये जो माइक्रो इंटरफेरोमीटर, यंग डबल स्लिट में और आपके पास डिफ्रैक्शन में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 79 या फिर क्वेश्चन नंबर 19, वो आपसे कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू एडी करंट। अब बेसिकली एडी करंट में आपके पास क्या होता है, एडी करंट में ना आपके पास एक एडी करंट एक ऐसा करंट है जिसकी जो पोलैरिटी है वो चेंज होती है। अब एडी करंट क्या होता है, जब हम एडी करंट पास करते हैं प्राइमरी कॉइल से तो एक फ्लक्स बन जाता है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, वो जो फ्लक्स है वो लिंक करता है हमारे पास सेकेंडरी कॉइल से, और सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ आ जाती है हमारे पास। तो ये बेसिकली आपके पास ट्रांसफार्मर की थोड़ी वर्किंग है। अब क्या होता है हमारे पास जो एडी करंट होता है ना, यानी कि एसी करंट, हमेशा याद रखना कि ट्रांसफार्मर को एसी करंट एसी सर्किट में ही लगाते हैं। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी सर्किट के अंदर ही काम करता है। अब क्या होता है कि बेसिकली आपके पास जो एडी करंट होता है ना, वो अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है। जब वो अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है ना, तो जो फ्लक्स लिंक कर रहा होता है सेकेंडरी कॉइल से वो भी चेंज होता है। तो आपके पास ना फ्लक्स का यहाँ पे थोड़ा सा लॉस वगैरह हो जाता है, तो उस फ्लक्स के लॉस को बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि लेमिनेट कर देते हैं सॉफ्ट आयरन से, कोर को। हम क्या करते हैं कि कोर को लेमिनेट कर देते हैं सॉफ्ट आयरन से, जिसकी वजह से हमारे पास जो फ्लक्स का जो बेसिकली फिनोमिना है, ठीक है, वो ना हो। ठीक है, तो ये एडी करंट की वजह से जो है वो होता है। अब द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनिशियल, इट इज। आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मुराद आपके पास ये होती है दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मुराद आपके पास होती है दैट इज एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। एक्स वाई एंड जेड एक्सिस जो है ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, इनका काम बेसिकली आपके पास जो है वो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताना होता है, तो इसको इसी को बेसिकली हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब आपके पास दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक होता है इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक आपके पास कराएगा नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो कि मूव होता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, जिसके अंदर एक्सीलरेशन नहीं होती। ठीक है, या फिर जिसके अंदर न्यूटन के लॉज एप्लीकेबल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूटन के लॉज एप्लीकेबल होते हैं। नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है बेसिकली उसके अंदर एक्सीलरेशन होती है, दैट इज एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, और उसके अंदर न्यूटन के लॉज एप्लीकेबल नहीं होते हैं। न्यूटन लॉ डजंट होल्ड हेयर, इसे हम लोग कह रहे होते हैं नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहां तक हमारे पास जो है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात है, तो वो हमारे पास एप्लीकेबल है इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस करना, जब भी हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो है वो बॉडी की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, जिसकी वजह से बॉडी के पास एक्सीलरेशन नहीं आता। ठीक है, सो आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनिशियल इफ इट इज रोटेटिंग, एक्सीलरेटिंग, वाइब्रेटिंग,
मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर आपके पास कोई भी जो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर वो मूव कर रहा होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो उसके अंदर क्या होगा, आपके पास एक अदर उसका फ्रेम कहला रहा होगा इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द 2023 का पेपर ऑफ कराची यूनिवर्सिटी। ठीक है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर टेकिंग माई लेक्चर्स। ठीक है, सो या लाइक शेयर और जजाकल्ला, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।